ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको बताता हूं, सुनो, सुन लो, मेरी तरफ देखो, कॉपी किताब बंद कर दो। सुमित, इधर देखना। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ग्रुप 1 में, वो पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है? क्या हुआ? 20 एक पेज दे दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, 15-20 पेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सुनना। ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है? हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा शुरू भी किया था। ठीक है? लेकिन मैं 2-5 मिनट उसको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे उसका प्रोविजन या रूल वो डिस्कस करूंगा। मेरी बात को समझना, पहले तो हम ये वर्ड अपने दिमाग में ना बिल्कुल आप इनबिल्ट कर लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। समझना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी बनाई गई, कोई भी रूल बनाया गया, कोई भी स्टैंडर्ड, समझते हो आप? डू एंड डोंट्स, कि यहाँ का ये स्टैंडर्ड्स हैं। आप समझ रहे हो स्टैंडर्ड वर्ड? जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी यही दिया था कि कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जारी करती थी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी जारी करती थी। वो एसओपी से लोगों को ये मदद मिलती थी, वो एसओपी से लोगों को ये मदद मिलती थी कि अब हमें चलना कैसे है। मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं 2-1 मिनट रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड पे आऊंगा। और जिनकी पहली क्लास है और जिन्होंने डेमो भी नहीं देखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अगली क्लास तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर देखना जी, ये वाला पोर्शन है, प्लीज ये थोड़ा सा, विकास एक बार आएंगे प्लीज। हाँ जी, इधर देखना, ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला कोर्स है हमारा। इधर देखना अच्छे से। और इसमें मैं आपको पहले चैप्टर्स नहीं शुरू करवा रहा, मैं आपको कौन सा सेक्शन शुरू करवा रहा हूं? सेक्शन एफ। क्लियर हो गई बात? अब इंस्टीट्यूट ने लिख के इसकी वेटेज भी दी हुई है आपको, 20 मार्क्स। ठीक है? और बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है, लेकिन वो इजी क्वेश्चन कब सॉल्व हो पाएगा? वो इजी क्वेश्चन सब कब सॉल्व कर पाओगे आप? हाँ जी, कब सॉल्व कर पाओगे इजी? जब आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई होगा, अदरवाइज आप टच ही नहीं कर सकते। क्लियर है या नहीं? इधर देखना, मैं ये वाली चीज शुरू कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझो कि स्टैंडर्ड क्या होता है। इधर देखना, मैंने आपको बताया भी था, मैं सिर्फ 2 मिनट रिवाइज करवा रहा हूं। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे कानून। अगर हम जर्नली एक वर्ड बोलें, जर्नली एक वर्ड बोलें क्या? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। वो किसी भी कंटेक्स्ट में बन सकते हैं। जैसे कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोविड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग ऑपरेट कैसे करेंगे, एमडब्ल्यूएफ में कौन सी शॉप्स खुलेंगी, कौन सी साइड की शॉप्स खुलेंगी, टीटीएस में कौन सी साइड की शॉप खुलेंगी, कौन सी मार्केट खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, मेट्रो में एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा, ये सारी चीजें जारी करते थे नहीं करते थे? शाम को 4 बजे कॉन्फ्रेंस में वो बताते थे पब्लिक को या नहीं बताते थे? स्कूल कब से खुलेंगे, स्कूल में कैसे ऑपरेट करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है तो वो 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। बोलो, से यस और नो। ऐसी बातें होती थी या नहीं होती? आपको मार्केट में जाना है तो मास्क लगा के ही जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। वो क्या था? वो सारे स्टैंडर्ड ही तो थे। वो सीक्वेंस वाइज लिखे गए थे ना स्टैंडर्ड, कि ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अपनी एंट्रेंस पे फीवर की जो मेजरमेंट की मशीन होती है वो रखनी पड़ेगी, यस और नो, सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड ही तो थे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड तो मैं किसी भी चीज पे बना, स्टैंडर्ड का, और सिंपल भाषा में बोले, स्टैंडर्ड को मैं बोल सकता हूं डू एंड डोंट्स, कि ऐसा कर सकते हो और ऐसा नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड तो किसी भी चीज को लेकर के बन सकते हैं। आप किसी पार्क में एंटर करो, किसी पार्क में, किसी गार्डन में एंटर करो, वहां भी बोर्ड लगा होता है डू एंड डोंट्स, कि फूल तोड़ना मना है। आप रनिंग सिर्फ ट्रैक पे कर सकते हो, ग्रास पे नहीं भागोगे। से यस और नो, डू एंड डोंट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं 2-5 मिनट रिवाइज कराऊंगा। अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में स्टैंडर्ड बनाए गए। अकाउंटिंग का मतलब सिंपल क्या होता है? अकाउंट्स बनाना, खाते बनाना, हिसाब किताब रखना। तो अब की बार हम जो पढ़ने वाले हैं, इंस्टीट्यूट जो हमें चाहता है कि हम पढ़ें, वो स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड किसके बारे में है? अकाउंटिंग के बारे में है। कि खाते बनाते समय कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान रखोगे? जब भी आप अकाउंट्स बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? बात समझ में आ रही है? और ये वो बातें नहीं है जो आप बचपन में पढ़ के आए हो कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये वो बातें नहीं है, ये कुछ और बातें हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं है?
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड क्लियर है। कई बार तो जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो जहां नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते हो, इंटरव्यू होता है, तो वो यही पूछ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। तो आप उनको पहले स्टैंडर्ड का मतलब बताओ और फिर आप उनको बताओ कि स्टैंडर्ड तो किसी भी कंटेक्स्ट में बन सकते हैं, तो वो अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में बने। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर, अब एक बात बताओ, जिसने डू एंड डोंट्स बनाने हैं वो समझदार आदमी होना चाहिए या वो कोई किसी से भी बनवा लो? बताओ, समझदार व्यक्ति होना चाहिए। से यस और नो? अब इंडिया के अंदर मेरी बात को ध्यान से समझना, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में समझदार बॉडी माना गया आईसीएआई को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, आईसीएआई को माना गया। किसके कंटेक्स्ट में समझदार बॉडी माना गया, एक्सपर्ट बॉडी माना गया? अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ने आईसीएआई को जिम्मेवारी दी कि आप इसके स्टैंडर्ड्स बनाओ, डू एंड डोंट्स बनाओ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आईसी, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चलो जी मीनिंग आपने बता दिया, कौन बना के बैठा है, किसने बना दिए, किसने बनाए? आईसीएआई ने। इसी तरीके से अगर कॉस्टिंग को लेकर के कोई स्टैंडर्ड बनाने हैं, कॉस्ट को लेकर के कोई स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो कौन बनाएगा? आपका इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो उसमें क्या माना गया है? एक्सपर्ट बॉडी। इसलिए तो आप फाउंडेशन के लेवल पे भी पढ़ते हो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CAS। आपके मॉड्यूल में पीछे लिस्ट भी दी हुई थी, मैंने ही बताया था आपको, बताया था या नहीं बताया? अब सवाल ये है, पहला मीनिंग आपको क्लियर था, दूसरा बनाए किसने वो बात भी क्लियर है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना चाहते हो कि आईसीआई ने कहां बना के डाले हुए हैं, तो जी वेबसाइट पे ही है, उनकी वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो, और मैंने आपको शायद दिखाया भी था, पूरी की पूरी पीडीएफ है। क्लियर हो गई बात? लगभग 750 पेज के आसपास स्टैंडर्ड है, डू एंड डोंट्स, अलग अलग मुद्दे पे बनाए हैं, अलग अलग मुद्दे पे। बात समझ में आई? जो डू एंड डोंट्स बने हैं वो किस पे बने हैं? अलग अलग मुद्दों पे। अब ध्यान से समझना, आपको मीनिंग समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि ये बनाए किसने। अब सवाल ये आता है, ये बनते क्यों है? ताकि क्या हो? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हो। क्या हो? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग। अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग से ही समझना कि ये क्या है। आगे आगे जो इसका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो तभी समझ में आएगा जब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग समझ में आए। इधर देखना आराम से। अब एक बात बताओ, मान लो कोई ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में मार्केट में कुछ नहीं पता किसी को, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सोचते हैं, एक मिनट कोई भी सोच लो मन में। मान लो वो ट्रांजैक्शन मेरे यहां दुकान पे भी हुई और वही ट्रांजैक्शन आपके यहां भी हुई, सपोज करो। अगर उस बारे में कोई क्लियरिटी नहीं होगी, उस ट्रांजैक्शन के बारे में मार्केट में कोई क्लियरिटी नहीं होगी, तो उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं और आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और कोई तीसरा व्यक्ति जिसके यहां पे वो ट्रांजैक्शन हो जाए, हाँ जी, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन सोचते हैं, सुनना ट्रांजैक्शन बताता हूं एग्जैक्ट, फिर मजा आएगा। मान लेते हैं आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, आप गुड्स को क्या करते हो? एक्सपोर्ट। इंडिया में एक्सपोर्टर्स हैं या नहीं है? मुझे पहले हाँ या ना बताओ। एक्सपोर्टर में पतंजलि भी एक्सपोर्टर है आज की डेट में, हाँ जी, टाटा भी एक्सपोर्टर है, से यस और नो? मैं एक्सपोर्टर का एग्जांपल लेता हूं। अब मान लो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी फैक्ट्री है, वो कोई गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एक्सपोर्टर है, पतंजलि भी एक्सपोर्टर है, टाटा भी एक्सपोर्टर है। अब मुझे बताओ, आराम से सोचना, मान लेते हैं कि आप अमेरिका में कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, 3 लोग हैं, एक आप हो गए, एक रामदेव जी हो गए, और एक कोई और हो गया, टाटा हो गया मान लो। 3 बिजनेस एंटिटी है, एक आपकी एंटिटी हो गई, एक पतंजलि हो गई और एक टाटा हो गए। आराम से सुनना, मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, फिर आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को, ये तीनों एक्सपोर्टर हैं, इन्होंने बाहर वाले व्यक्ति से जो अमेरिका में बैठा है, मान लो मिस्टर जॉन, ये अमेरिका में बैठा है, इन तीनों ने इसको सामान दिया है। जॉन जब पेमेंट करेगा तो रुपीज में करेगा या डॉलर में करेगा? 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं डॉलर में करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब हुआ क्या, आपने 25 मार्च को, 25 मार्च 2023 को इसको सामान दिया था, और कितने रुपए का सामान दिया था? $1,00,000 का सामान दिया था। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, कुछ भी डॉलर का साइन बना देता हूं लोग, हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी कि 25 मार्च को आपने इसको गुड सप्लाई करे थे, चलो 25 फरवरी कर लेते हैं, 25 फरवरी को करे थे।
दोबारा बोलूं, आपने जॉन को कोई सामान भिजवाए थे 25 फरवरी को, कितनी वैल्यू थी? $1,00,000। और जॉन से आपकी यह बात थी कि जॉन जब भी पैसे देगा तो कैसे देगा? इंडियन करेंसी में नहीं देगा, कैसे देगा? डॉलर में देगा। यह बात समझ में आ गई? सिमिलरली पतंजलि ने भी 28 फरवरी को जॉन को कोई सामान बेचा, बेच सकते हैं। मान लो जॉन का वहां पे कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो जॉन ने आपसे भी सामान ले लिया, पतंजलि से भी ले लिया, और सुपरमार्ट है इसका, कोई मॉल है मान लो, ठीक है। इसी तरीके से 1 मार्च को इसने टाटा से भी सामान ले लिया, और मान लेते हैं $1,00,000 इनसे इनको देने हैं, पतंजलि वालों को, और $1,00,000 ही इनको देने हैं। मैं वैल्यू सेम ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मुझे बताओ, आपने जिस दिन इसको सामान भिजवाया, या पतंजलि ने जिस दिन इसको सामान भिजवाया, या टाटा ने जिस दिन इसको सामान भिजवाया, उस दिन $1 का भाव 70 रुपए चल रहा था। तो मुझे बताओ, जिस दिन आपने सामान भिजवाया, आपने इंडियन करेंसी में इससे कितने पैसे लेने हैं? 70 लाख। और पतंजलि ने कितने लेने हैं? 70 लाख। और इन्होंने कितने लेने हैं? 70 लाख। होगा या नहीं होगा? 70 लाख लेने हैं इंडियन करेंसी में। अब हुआ क्या, इसने तीनों को बोला, जॉन ने तीनों को बोला, जी मैं तो पैसे आपके दूंगा 6 महीने बाद, यानी कि क्रेडिट पीरियड है, उधार मांग रहा है, 6 महीने बाद दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे को पहले 3 बातें समझाओ। इंडिया में कितने एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने जॉन को सामान भिजवाया? 3। और तीनों ने ही जॉन से कितना पैसा लेना है फॉरेन करेंसी में? $1-1 लाख। और इंडियन करेंसी में इसको देखें आज तो 70-70 लाख। अब हुआ क्या, सबसे क्या प्रॉमिस है? 6 महीने का। सबसे क्या प्रॉमिस है? 6 महीने का। और जॉन ने तो साफ साफ कह रखा है कि मैं तो जी आपको $1,00,000 पकड़ा दूंगा जब आपकी ड्यू डेट आएगी। पक्की बात है या नहीं? अब मुझे बताओ, आपकी ड्यू डेट कब आएगी? आपकी ड्यू डेट कब आएगी? 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई। आपकी पेमेंट कब ड्यू होती है? 25 जुलाई। इसकी पेमेंट कब ड्यू होती है? 28 जुलाई। और इसकी पेमेंट कब ड्यू होती है? 1 अगस्त। लगभग 6 महीने। तो यस और नो? अब मुझे बताओ, एक लाइन बोलता हूं, आप हाँ या ना बोलना, क्या इन तीनों लोगों की पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी? क्योंकि इससे पहले क्या आ जाएगा? 31 मार्च 23। क्या 31 मार्च 23 तक आपकी, पतंजलि की, टाटा की, किसी की भी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। आपकी पेमेंट तो आएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है या नहीं? तो मुझे बताओ, जो इंडिया के 3 लोग हैं वो इस डेट पे अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? और जॉन को ये तीनों लोग अपना डेटर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? बताओ हाँ या ना, आप बोलो। जॉन को डेटर दिखाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन आपने इसको माल बेचा था उस दिन $1 की कीमत कितनी थी? 70 रुपए। लेकिन जिस दिन आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन $1 की कीमत हो गई 68। हो सकती है या नहीं हो सकती है? अब सवाल यह है कि अगर आप 70 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करो तो इंडियन करेंसी में, अच्छा एक और बात बताओ, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी वो डॉलर की फॉर्म में बनेगी तीनों की, या रुपीस की फॉर्म में बनेगी? रुपीस की फॉर्म में बनेगी। तो इसका मतलब मैंने जॉन से भले ही डॉलर लेने हो, लेकिन मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा? रुपीस में। अब सवाल यह आता है कि अगर उस टाइम पे $1 की कीमत कितनी है? 68। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि आप तीनों लोग जब अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो जॉन को डेटर 70-70-70 दिखाओगे या 68-68-68 दिखाओगे? आप समझ रहे हो? यानी कि ये डिस्प्यूटेड हो सकता है नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है जॉन को अभी भी 31 मार्च को कितने का डेटर दिखाओ? 70 लाख का। हो सकता है मैं कितने का दिखाऊं? 68 का। हो सकता है टाटा कितने का दिखाए? 70 का। तो यानी कि क्रिएटिव अकाउंटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? बताओ। यानी कि एक ट्रांजैक्शन को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता? कंफ्यूजन समझ रहे हो? हो सकता है आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बेस्ट एग्जांपल है ये। आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई, हो सकता है आप जॉन को अभी भी कितने पे रिकॉर्ड करो? 70 लाख। आप क्या कहोगे, सर जिस दिन मैंने माल बेचा था उस दिन $1 की कीमत कितनी थी? 70 रुपए। और मैंने इससे कितने लेने हैं? $1,00,000। तो जिस दिन मैंने बेचा था, यस और नो, आप पता क्या कहोगे, सर अगर हम मशीन खरीद के लाते हैं तो मशीन इतने की आती है, तो जितने जितने की मैंने खरीदी होती है मैं तो उतने की रिकॉर्ड करता हूं, बाद में चाहे वैल्यू कम ज्यादा होती रहे। यस और नो? आप ऐसे कह के ऐसे रिकॉर्डिंग 70 लाख पे कर दोगे उसकी। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, हो सकता है आप जॉन को 70 लाख का डेटर दिखाओ 31 मार्च पे, और हो सकता है टाटा या पतंजलि कितने का दिखा दे? 68 का। तो बताओ गड़बड़ है या नहीं है? अब बताओ, क्रिएटिव अकाउंटिंग समझते हो? यानी कि हर आदमी अपने हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा?
ऐसे बाजार में दिक्कत होगी या नहीं होगी? इस बात पे रूल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बोलो, इस बात पे क्या रूल बनना चाहिए कि अगर आपके रिसीवेबल यानी कि डेटर फॉरेन करेंसी में है तो आप उसको बैलेंस शीट डेट पे किस रेट पे वैल्यू करोगे? उस डेट पे वैल्यू करोगे जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन की, या उस डेट पे वैल्यू करोगे जिस डेट पे बैलेंस शीट बन रही है? आप समझ पा रहे हो मुद्दा क्या है? अब बताओ, क्या आईसीआई को यह जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए कि इस बारे में स्टैंडर्ड बना के लोगों को क्लियरिटी दो? अब चाहे पतंजलि हो, चाहे आप हो, चाहे टाटा हो, अगर स्टैंडर्ड बना होगा, और मान लो एक मिनट के लिए कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए मान लो कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अगर जिस डेट पे, अगर आपके फॉरेन में डेटर है, मान लो एक मिनट के लिए स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपके फॉरेन के डेटर हैं तो आप उसको उस रेट पे वैल्यूएशन करना जो रेट बैलेंस शीट की डेट पे डॉलर का एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मेरा रेट क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 68। तो मेरे को जोन से कितने पैसे लेने हैं? बात समझ में आई या नहीं? अगर ये स्टैंडर्ड में लिखा होगा तो फिर टाटा के ऊपर भी स्टैंडर्ड लग गया, पतंजलि के ऊपर भी स्टैंडर्ड लग गया, और आपके ऊपर भी स्टैंडर्ड लग गया। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ जी, इसीलिए AS11 बना दिया गया। नंबर देते हैं हर स्टैंडर्ड को, इसलिए AS11 बना दिया गया। किस नाम से? फॉरेन करेंसी का जो इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि फॉरेन करेंसी का रेट कब ऊपर नीचे हो ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, लेकिन मेरा लेन देन तो फॉरेन करेंसी में हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, अब सवाल आगे चल के, मैं AS11 नहीं पढ़ा रहा, मैं तो आपको AS पढ़ा रहा हूं कि AS का मीनिंग समझा रहा हूं, उसकी यूटिलिटी समझा रहा हूं। अब मेरी बात को समझना, जिस दिन मैंने सामान बेचा, जिस दिन आपने जॉन को सामान बेचा, आपने डेटर कितने के दिखाए अपने यहाँ पे इंडियन करेंसी में, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग तो इंडियन करेंसी में चल रही है, कितने के दिखाए एट द टाइम ऑफ सेल? 70 लाख। लेकिन बैलेंस शीट डेट पे आते आते वो कितने के रह गए? वो तो एक वो देगा तो $1 लाख ही। लेकिन आप एक बात सोचो ना, जब आज अगर वो तुरंत पैसे दे दे और आप उसको बैंक से कन्वर्ट कराओ तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 68 लाख। तो सर, अब स्टैंडर्ड आपको आगे जाके ये भी बताएगा, ये जो 2 लाख का झटका लग रहा है, इस झटके को आप क्या बोलोगे? एक्सचेंज लॉस। क्योंकि ये लॉस जॉन की वजह से नहीं हो रहा आपका, ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है? करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब एक बात सोचो, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, अगर इस पे स्टैंडर्ड ना बनाओ तो हो सकता है कोई व्यक्ति जॉन को 70 लाख पे दिखाए, कोई व्यक्ति हो सकता है 68 लाख पे दिखाए, कोई आदमी हो सकता है इन दोनों की एवरेज कर दे। से यस और नो? यानी कि मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, नहीं हो सकते? से यस और नो? अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? सुनना। अब मान लो अगर इस मुद्दे पे स्टैंडर्ड ना हो, अगर इस मुद्दे पे स्टैंडर्ड ना हो तो होगा क्या? आप जॉन की वैल्यूएशन किस पे कर रहे हो? 70 रुपए पे। पतंजलि कितने पे कर रही है? 68 पे। दोनों ही व्यक्तियों को क्या लोन की आवश्यकता पड़ी? पतंजलि भी बैंक वाले के पास गई और आप भी बैंक वाले के पास गए। मान लो मैं बैंक के अंदर बैठा हूं, मैं बैंक का मैनेजर हूं। एक बंदे ने अपने फॉरेन के डेटर किस पे वैल्यू किए हुए हैं? 70 पे। और एक बंदे ने कितने पे वैल्यू किए हुए हैं? मैं कंफ्यूज होऊंगा या नहीं होऊंगा? मैं कौन हूं? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आप दोनों की क्या देख रहा हूं? फाइनेंशियल। तो मैं मिसलीड हो जाऊंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे स्टैंडर्ड बना दे और वो स्टैंडर्ड ये दोनों लगा लें, तो जो यूजर होगा, हाँ जी, जो यूजर होगा, बोलो, वो मिसलीड होगा या उसको क्लियरिटी बनेगी? क्लियरिटी बनेगी। और एक और बात समझना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, आप अपनी पोजीशन को समझो कि आप स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, कल को दफ्तर खोल के बैठोगे या नौकरी करोगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में या वो जो क्लाइंट की फाइल आपके पास होगी, ये आपकी जिम्मेवारी है कि उसने स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं या नहीं। उसे क्या पता? उसको तो बिजनेस करना आता है, उसको स्टैंडर्ड थोड़ी ना पता है। इसीलिए ये डू एंड डोंट्स आपको पढ़ने आवश्यक है। तो बात समझ में आ रही है? सर, अगर स्टैंडर्ड फॉलो ना करें तो क्या हो जाएगा? लोन ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। बैंक वाला सिंपल आपको बोल देगा, लेटर ऑफ रिग्रेट आपको पकड़ा देगा। वो कहेगा जी सॉरी, क्योंकि आपने एज पर जो इंडिया में लॉ एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, आपकी बुक्स उसके हिसाब से नहीं है, जर्नल लेजर बैलेंस शीट है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्लाइंट फिर आपको बोलेगा, अगर आपने दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं तो वो कहेगा जी मेरा तो लोन ही रिजेक्ट हो गया। आप समझ पा रहे हो स्टैंडर्ड क्या है? अब एक बात को समझना, आईसीएआई ने स्टैंडर्ड बनाए, क्या हर चीज को लेकर स्टैंडर्ड बनाया, या जिस मुद्दे पे कंफ्यूजन हो सकता था, जिस मुद्दे पे कंफ्यूजन हो सकता था, तो जो ट्रांजैक्शन कंफ्यूजन पैदा कर सकती थी उस ट्रांजैक्शन पे क्या बना दिया? स्टैंडर्ड बना दिया। और वो पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन का मतलब, अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। हाँ, चल रहा है मेरे ख्याल से। आईसीएआई, ध्यान से देखना, ये बहुत मतलब ना, मैं आपको
क्या बताऊं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखना, ये आपको समझ में आना, कोई आपसे बात करे और आपको चीज ना पता हो, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इधर देखना, रिसोर्स में आओ आप, ये देख रहे हो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईसीआई की वेबसाइट खुली, ये कोई छुपा के नहीं रखे गए, ये पब्लिक डोमेन में है। लो, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं, ये 777 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये सारे क्या है, डू एंड डोंट्स। अब इधर देखना फटाफट से, फिर मैं आऊंगा अपनी बात पे। ये लो जी, अब आप ये चेक करो, अब आप ये चेक करो क्या इन्होंने, और आप ये देखो, हर एक स्टैंडर्ड को, जैसे स्कूल में आपको रोल नंबर दिया जाता था, हर एक स्टैंडर्ड को एक नंबर दिया गया है और साथ में वो मुद्दा बताया गया है जिस मुद्दे पे वो है। बचपन में आपने कक्षा 12वीं में कहीं ना कहीं कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा था कक्षा 12वीं में, बोलो। कक्षा 12वीं में पढ़ा, वो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग बनना है, इन्वेस्टिंग बनना है, फाइनेंसिंग बनना है, कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आएगी, कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आएगी, ये सारी बातें इंस्टीट्यूट ने AS3 के अंदर लिख के दी हुई है। यानी कि जो आप वो चैप्टर पढ़ के आए हो, वो चैप्टर पढ़ के आए हो, वो किसके हिसाब से था? AS3 के हिसाब। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी तरीके से आप आगे चलो तो ये देखो जो मैं समझा रहा था आपको अभी, AS11 नाम पढ़ो, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट ही चेंज हुआ था ना, 70 रुपए से कितना रह गया था रेट, ये बढ़ भी सकता है, ये 75 भी तो हो सकता था। तो वो सारी बातें लिखी हुई है कि अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, वो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है कि, और ये हमारे कोर्स में है, AS11 तो हमारे कोर्स का पार्ट है। स्टैंडर्ड में हर एक बात लिखी हुई है कि अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी फिरंगी से कोई ट्रांजेक्शन करी है और आपका लेना देना है, आपके क्रेडिटर भी तो हो सकते हैं बाहर, आप एक्सपोर्टर नहीं इंपोर्टर हो, बात समझ में आई? और अब आ गई है बैलेंस शीट डेट और आपकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है या हुई नहीं है, आपका अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि लेन देन अभी तक नहीं हुआ। आपने फरवरी में ट्रांजेक्शन करी है, पेमेंट करनी है आपने मई में, और बीच में बनानी पड़ेगी क्या? बैलेंस शीट। तो वो डेटर या क्रेडिटर किस वैल्यू पे दिखाए जाएंगे आपके फाइनेंशियल में, उस पर क्लियरिटी बना दी। बात समझ में आई यार? और ये किसकी जिम्मेवारी है? बोलो, ये प्रोपराइटर की, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की जिम्मेवारी है या उसमें जो प्रोफेशनल काम कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है? आपको सैलरी इसी बात की तो मिल रही है। बात समझ में आ रही है? आपने एक वर्ड सुना होगा, कंप्लायंस। ये कंप्लायंस है, कंप्लायंस समझते हो आप? आपको ये चीज पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज बेकार है अकाउंट्स। क्लियर हो गई बात? अब जैसे कई बार क्या होता है, आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, जैसे आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा चलन है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। बात समझ में? तो गवर्नमेंट जब हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट। मान लो आपको पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने, मान लो आप कोई रिमोट एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है चलो यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, 10 लाख हमारे से ले लो। मैंने गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट दिखाया, मैंने कहा यार 1 करोड़ रुपए लगेंगे इस फैक्ट्री में, रिमोट एरिया में लगा रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ लगेंगे, चलो एक काम करो 10% हमारे से ले लो, 10 लाख आप लगाओ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट करते हैं आपको। बात समझ में आ रही है? यानी कि गवर्नमेंट से फंडिंग मिल गई, सिंपली बात यह है, गवर्नमेंट से फंडिंग मिल गई। और गवर्नमेंट हर एक काम के लिए फंडिंग नहीं देती, गवर्नमेंट उस काम के लिए फंडिंग देगी जहां गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट नजर आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट से फंडिंग मिली, पैसे आपको मिले, आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? हो सकता है कोई आदमी अपना प्रॉफिट मान के बैठ जाए, कोई आदमी कहे जी मेरी लायबिलिटी है, कोई कुछ करे, कोई कैपिटल में जोड़ ले। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट से मिले हुए पैसे को आप अपने बुक्स में, यानी कि जर्नल लेजर में, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, उस बात पे चर्चा करता है कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। आपने तो पढ़ा भी हुआ है, मजा भी आया था। तो यस और नो, क्लियरिटी बनती है इससे। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो AS12 भी, अच्छा ये भी हमारे कोर्स में AS11, हाँ जी, AS12 भी अपने कोर्स में, ठीक है, पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। इधर चेक करो, आप अपने एम्प्लॉइज को तरह तरह के बेनिफिट देते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी देते हो, एम्प्लॉय को बोनस भी देते हो, बड़ी सारी चीजें देते हो। तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया जा रहा है, आप उसको क्या दिखाओगे अपने? बात समझ में आई या नहीं? इसी तरीके से बोरिंग कॉस्ट, बात समझ में? इसी तरीके से लीजेस, इसी तरीके से ये भी हमारे कोर्स में। तो आप एक बात सोचो आराम से, अभी मैं ये कोई नहीं शुरू कर रहा, आप ये बात सोचो आराम से दोबारा एक बार, मुझे बताओ कितने सारे मुद्दे हैं। आप पहले, आपको ये बात समझ में आई, 3-4 बातें बताओ। एएस का मतलब समझ में आया? एएस बनाता कौन है? पब्लिक डोमेन में रखे हैं। एएस को कंप्लाई कौन करवाएगा? हाँ जी, प्रोफेशनल आदमी करवाएगा। अगर आप दफ्तर खोल के बैठे हो तो क्लाइंट को कराओगे, और नौकरी कर रहे हो तो कंपनी को कराओगे।
क्लियर हो गई बात? क्या एएस हर मुद्दे पे है, या जिस मुद्दे पे कंफ्यूजन हो सकता था, जिस मुद्दे पे कंफ्यूजन हो सकता था, जिस मुद्दे पे क्रिएटिविटी हो सकती थी बाजार में, और क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक्सपोर्टर वाला। बात समझ में? हो सकता है आप अपने जॉन को 70 रुपए पे दिखा देते, मैं अपने जॉन को 68 पे दिखाता, तो क्रिएटिवनेस आ जाती। तो अकाउंटिंग में क्रिएटिवनेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है या नहीं? इधर देखना जी, इसी से वर्ड क्लियर होगा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, यानी कि सबके लिए सेम है। अगर 68 लिख दिया तो सबको 68 पे ही वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अब इधर देखना, अलग अलग मुद्दे पे बनाया, प्लीज अलग अलग मुद्दे पे बनाया। अब ध्यान से समझना, कितने सारे स्टैंडर्ड हो गए, हर स्टैंडर्ड को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। हाँ जी, यही था, नाम नंबर है। क्या अपने को ये सारे पढ़ने हैं? नहीं, लगभग 6 है हमारे कोर्स में। इसमें से कितने हैं? उन्होंने कहां से शुरू करके कहां कितने बनाए? 1 से लेकर 29 तक। लेकिन क्या अपने को ये सारे पढ़ने हैं? नहीं, 20 नंबर में लगभग अपने को कितने पढ़ने हैं? 6। क्लियर हुई बात या नहीं? लेकिन मैं सिर्फ आपको कोई भी एएस शुरू करवा दूं डायरेक्ट, और आपको पता ही ना हो कि एएस होते क्या है, तो मजा नहीं आएगा। अब आपको यह समझ में आ गया कि सिर्फ 6 नहीं है एएस, एएस है बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन अपने कोर्स में 20 नंबर में अपने को कितने पढ़ने हैं? 6। क्लियर हो गई बात या नहीं? और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो 6 एएस हैं, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल कैलकुलेटर चलाना भी पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है या नहीं? बोलो जी। दूसरी बात, अब ध्यान से समझना, जैसे मैं ये वाला एएस शुरू करूंगा आपके साथ, एएस 16। अभी एएस के अंदर नहीं गए हम, अभी हमने एएस का मतलब समझा है। बात समझ में? अब हम किसी भी एएस को खोलेंगे ना, तो उस एएस में आपको 4 चीजें नजर आएंगी। हाँ जी, उस एएस में आपको क्या नजर आएंगी? हर एएस में आपको क्या चीजें नजर आएंगी? 4 चीजें। क्या? एमआर, हाँ जी, पीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किस वैल्यू पे मेजर करोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 68, 70, समझ गए मेरी बात? मेजरमेंट यानी कि वो कैलकुलेशन बताएगा। रिकॉग्निशन, किस डेट पे आप जर्नल एंट्री डालोगे। प्रेजेंटेशन, कहां दिखाओगे, कैसे डिस्क्लोज करोगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? इवन जब हम किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट का मतलब आईसीआई, अब हम टू बी वेरी प्रिसाइज बोलेंगे, से यस और नो, आईसीआई को लगता है कि यार इस डेफिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है, इस डेफिनेशन को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है, तो एएस के अंदर आपको लिखी हुई डेफिनेशन भी मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन भी बताई कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब खाली ये नहीं है कि आपने कहीं से पैसे बोरो किए और आप ब्याज दे रहे हो। वो बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो, यस और नो। तो यानी कि अगर किसी के वर्ड मीनिंग में दिक्कत है, तो वो वर्ड का मीनिंग भी एएस ने क्लियर कर दिया कि मीनिंग में भी कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे लॉ में डेफिनेशन होती है, वैसे एएस के अंदर भी डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर एएस बनाया गया, हमारे कोर्स में नहीं है ये, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एम्प्लॉय बेनिफिट के, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आएगा? मैं सैलरी देता हूं, क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है? मैं बोनस देता हूं, क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट का काम? तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट की डेफिनेशन भी दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? हाँ जी, एक सेकेंड, आप लोगों को जो कराया था वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हाँ जी, बताओ, इतनी बार ठीक आती है? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई शंका? हाँ जी, सबसे पहले हाँ बताओ। एमआरपीडी मैं बता रहा हूं, एम का मतलब क्या है? अभी मैंने लिखवाया कुछ नहीं, मैं रजिस्टर, ऐसा नहीं है कि थियोटिकल चल रही है क्लास, नहीं थियोटिकल नहीं, लिखवाऊंगा अभी सब कुछ रजिस्टर में। एम का मतलब क्या है? मेजरमेंट। आर का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। मेजरमेंट किसे कहते हैं? आप एक बात बताओ, आपने जब जीवन में पहली बार कभी अकाउंट्स पढ़ी थी, तो आपने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था? हाँ जी, मनी मेजरमेंट का उसका मतलब क्या होता है? क्लियर है या नहीं? अब मुझे बताओ, इधर देखना, मैंने बोला जी एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एएस मुझे, इधर देखना, एएस मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट में बताएगा ना, एम्प्लॉय बेनिफिट में बताएगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट में ए, बी, सी, डी, तो इन चारों का टोटल क्या कहलाएगा? हाँ जी, तो मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट को क्या कर लिया? मेजर कर लिया, नहीं कर लिया? वो कहेगा एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स ए, बी, सी, डी, तो जब मैं चारों का टोटल लगाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हाँ जी, बात समझ में? यानी कि
अब जैसे बोरिंग कॉस्ट है, अभी शुरू करूंगा, बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट में खाली ब्याज नहीं आता, बोरिंग कॉस्ट में खाली ब्याज नहीं आता, बोरिंग कॉस्ट में 5 चीजें आती हैं, तो उन 5 चीजों का टोटल क्या कहलाता है? बोरिंग कॉस्ट। क्योंकि अगर नॉर्मल लेमैन से पूछे सड़क पे चलते हुए कि बोरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, तो वो पता क्या बोलेगा? जहां से आपने पैसा बोरो किया है और उस आदमी को क्या दे रहे हो? मैंने कहा जी ब्याज, कहता वो बोरिंग कॉस्ट है। एक आम आदमी तो यही सोचेगा ना, लेमैन तो, बोरिंग कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो बोरो करने की वजह से आपको पे करनी पड़ रही है। तो एक आम आदमी के दिमाग में तो सिर्फ क्या आएगा? इंटरेस्ट। लेकिन एएस कहता है खाली इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के अलावा उन्होंने 4 चीजें और बोली है। तो वो 4 चीजों का और मतलब 5 चीजों का टोटल, इंटरेस्ट प्लस और 4 चीजें, उनका टोटल क्या कहलाता है? बोरोइंग कॉस्ट। यानी कि मेजरमेंट की बात कर दी हमने। और फिर वो बताएंगे कि एंट्री पहली डेट कब कब आप डालोगे, कब आप लिखोगे अपने बुक्स में जर्नल एंट्री, यानी कि रिकॉग्निशन, आपके यहां जर्नल एंट्री कब डलेगी। जैसे अभी मैंने एक्सपोर्टर का एग्जांपल जो दिया था, 70 पे कब, आप जब एक बात सोचो ना, 25 फरवरी थी ना डेट जब एक्सपोर्ट किया था माल, 25 फरवरी को क्या एंट्री डलेगी? बोलो, जॉन टू सेल्स। बचपन में पढ़ के आए हो, जॉन को डेटर बनाएंगे और सेल्स, जॉन टू सेल्स। लेकिन वो किस वैल्यू से होगी? 70 लाख। क्योंकि उस डेट पे नहीं पता ना अपने को कि डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च को एक और एंट्री डलेगी, 2 लाख का लॉस हो रहा है, जॉन सिर्फ कितने का रह गया? 70 लाख या 68। तो वो कुछ एंट्री होगी। तो रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब एंट्री कब डलनी है, कौन सी एंट्री कब डलनी है। और बैलेंस शीट में जाएगी, पीएनएल में जाएगी। मतलब जॉन तो 68 का कहां नजर आएगा? बैलेंस शीट में। लेकिन 2 लाख का जो एक्सचेंज लॉस हुआ है वो कहां डिस्क्लोज होगा? आप समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एम का मतलब किस वैल्यू पे, आर का मतलब किस डेट पे, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर मतलब पीएनएल बैलेंस शीट समझ लो कि कहां डिस्क्लोज होगा। बात समझ में आ रही है? और मजे की बात सोचना, कंपनी के कंटेक्स्ट में सोचो, मैंने आपको क्या कहा था बैंक वाले एग्जांपल में, अभी जब लोन लेने गए थे हम, यूजर कौन है? यूजर कौन है? सिर्फ यूजर कौन है? बैंक वाला। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ जी, बैंक वाला कर रहा है। लेकिन आप कंपनी के कंटेक्स्ट में सोचो, शेयर होल्डर्स। हाँ जी, शेयर होल्डर करते हैं नहीं करते हैं? यस और नो? आपने बचपन में जब कभी अकाउंट्स पढ़ी थी तो अपने यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, बैंक वाला हमारे खाते देख सकता है, गवर्नमेंट हमारे खाते देख सकती है, शेयर होल्डर देख सकते हैं। हाँ जी, हो सकता है या नहीं हो सकता? फिर जिसको भी मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल, बैलेंस शीट, जर्नल लेजर वगैरह सब, ये किसके हिसाब से बने होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अदरवाइज तो वो रिजेक्टेड है, किसी काम के नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? आज के बाद आपसे एएस पे कोई बात कर ले और एएस का मीनिंग आप उसे समझा के आता ना उसके घर में घुस के अंदर, ये बात समझ में आ रही? आपसे बात नहीं करेगा उसके बाद। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो जी, क्लियर हो गई बात? तो अब जब मैं बोरिंग कॉस्ट का एएस शुरू करूंगा, बोरिंग कॉस्ट आपको नाम भी याद करना है, नंबर भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाथ में मत लिखने बैठ जाना। क्लियर है या नहीं? एक बार मैंने आपको चेक भी करवाया था कि हमारे कोर्स में सारे एएस हैं। हाँ जी, जल्दी बोलो, सारे एएस हैं। कौन कौन से हैं एक बार वो भी याद होना चाहिए अपने को। इधर देख लो। अच्छा, कितने नंबर के हैं जल्दी बताओ, कितने नंबर के हैं? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट। ये एएस किसकी बात करेगा? AS10। आराम से सुनना, पहले सुन लो। ये एएस किसकी बात करेगा? जब आप कोई AS10 की बात कर रहा हूं, ये एएस किसकी बात करेगा? अब मेरी बात को सुनना, आपको बचपन की बात याद कराता हूं, याद आएगा, सुनना। आप मशीन खरीदते थे, याद है? अभी वो मेजरमेंट वाली बात बता रहा हूं, सुनना। आप मशीन खरीदते थे 1 लाख की बचपन में, क्या एंट्री पास करते थे? मशीन टू बैंक या मशीन टू कैश? आपने उसी मशीन पे इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च किए इमीडिएटली 20,000, क्या एंट्री करते थे? नहीं याद आया? डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था कक्षा 11वीं में, वहां पे होता था राम ने परचेज करी मशीन, कितने की? 1 लाख की। 20,000 रुपए क्या दिए थे या नहीं थे? मुझे बताओ, पहली जर्नल एंट्री क्या थी 1 लाख से? मशीन टू, क्लियर हो गई? इंस्टॉलेशन की जर्नल एंट्री क्या थी? इसका मतलब कंसेप्ट ये था कि अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो वो खर्चे की तरह रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो मशीन की वैल्यू में ऐड होंगे। जब वो मशीन की वैल्यू में ऐड होंगे तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू की क्या हो रही है? मेजरमेंट हो रही है। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो, से यस और नो। ये बात कहां लिखी है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होंगे वो मशीन की वैल्यू में ऐड होंगे?
कहां लिखिए, AS 10 में। यानी कि वो आपको मेजरमेंट कराएगा, वो कहेगा जी कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट क्या होगी, इंक्लूड्स नॉट ओनली द परचेज प्राइस बट इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑल्सो, टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो रिफंडेबल नहीं है। अगर आपने कोई टैक्सेस या ड्यूटी दे रखी है जो रिफंड नहीं होंगी तो वो भी तो मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। यानी कि कॉस्ट मेजरमेंट समझ रहे हो आप, कि एंट्री जो होगी मशीन टू बैंक वो किस वैल्यू से की जाएगी, वैल्यू, वैल्यू मेजरमेंट का मतलब क्या है, वैल्यू। वो वैल्यू कंप्यूट कैसे होगी, एएस बताएगा आप। अब आप एक बात सोचो, आप एक कंपनी के अंदर बैठे हुए हो, आप अकाउंट्स हेड हो वहां पे, ठीक है, उन्होंने मशीनें खरीदी, क्या वो मशीन खरीदते समय खाली शोरूम वाले को परचेज प्राइस देंगे, नहीं, ट्रांजिट के खर्चे भी तो लगेंगे, शिपिंग चार्जेस लगेंगे, गवर्नमेंट के हो सकता है कोई टैक्सेस लग रहे हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो रहा हो, और कोई खर्चा हो रहे हो, तो आप कंपनी में किस वैल्यू से एंट्री डालोगे आपको क्या पता। जब आप एएस पढ़ोगे तो अब आपको वैल्यू चाहिए ना एंट्री के लिए, जर्नल एंट्री के लिए क्या चाहिए, वैल्यू। वो वैल्यू कैसे आएगी, जब आप एएस 10 पढ़ोगे, कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदते समय इक्विपमेंट में आ गई ना एसेट, यस और नो, और मूवेबल भी आ गई और इमूवेबल भी आ गई, यस और नो। बात समझ में आई या नहीं आई। तो अब आप एक बात सोचो ना, कंपनी का ओनर आया, वो कहता जी हमने ये इतने सारे 500 पीसी खरीदे हैं, 500 कंप्यूटर खरीदे हैं, और ये हमारे खर्चे की लिस्ट है। कंप्यूटर खरीदे तो शोरूम वाले को ये पैसे दिए, इंजीनियर को ये पैसे दिए, वायरिंग में ये लग गए, ये लग गए, ये लग गए, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको वो 500 कंप्यूटर्स की, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है, लेकिन किस वैल्यू से, किस वैल्यू से। यानी कि आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर की कॉस्ट चाहिए, से यस और नो। वो कॉस्ट की मेजरमेंट, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूड्स, एएस 10 बताएगा ना आपको कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। अब सोचो अगर एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इस बात पे क्लियरिटी ना हो, डू एंड डोंट्स ना बने, तो आप हो सकता है कुछ चीजें ऐड करो, कुछ चीजें छोड़ दो, मैं हो सकता है सारी चीजें जोड़ लूं। तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग तो नहीं हुई ना बाजार में, बाजार में तो जितने लोग उतनी तरीके की अकाउंटिंग। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है या नहीं। इसको 20 नंबर के लिए मत पढ़ना, 20 तो नंबर है, नौकरी मिल भी इसी बात पे सकती है और जा भी इसी बात पे सकती है। बात समझ में आ रही है, नौकरी मिल भी इसी बात पे सकती है कि आपको ये आते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ऐसा नो, क्लियर है या नहीं। हाँ जी, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट भी है अपने पास, और बोरिंग कॉस्ट भी है, और उसके बाद हमारे पास टैक्सेस ऑन इनकम भी। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है या नहीं, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहां तक कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, जल्दी बोलो। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपने लाइन भी खींची है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों खींच दी हमने। मैं रटवा नहीं सकता, रटवा नहीं सकता मैं तो समझा सकता हूं। बोलो, अब आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कोई बात कर ले तो आपको सारी बातें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओरली बोल के बताए गए हैं या रिटर्न में है, क्या एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर डिफाइन जो मैंने लिखवाई थी आपको एक बार पढ़ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईसीएआई, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है। हाँ जी, इसी तरीके से कॉस्ट को लेकर के अगर कोई स्टैंडर्ड बनाना होगा कि मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो उसकी जिम्मेवारी आईसीआई को नहीं दी जाएगी, आपके इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। क्यों, क्यों दी जाएगी, क्योंकि कॉस्ट को लेकर के एक्सपर्ट कौन है। अच्छा, कितने लोगों के दिल में ये क्वेश्चन भी आता है, कितने लोगों के दिल में ये क्वेश्चन आता है, सर हम तो कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, समझना, हम क्यों पढ़े एएस, हम एएस क्यों पढ़े, ये आता है ना क्वेश्चन दिमाग में। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स में क्यों आ गए, गलती से आ गए, डिलीट करवा दो, है, आता है नहीं आता कुछ दिमाग में, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। जब आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो आप ये मान के चलो 1 मिनट के लिए कि कहीं ना कहीं जो आपकी चेयर है वो उन लोगों के साथ लगाई जाएगी, वहां आप उस ग्रुप में बैठोगे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। और टॉप लेवल में ना बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, टॉप लेवल पे लोग होते हैं सीमित, लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन काम कैसा होता है, अनलिमिटेड।
तो आपको कॉस्टिंग के साथ साथ हो सकता है अकाउंट्स की जिम्मेवारी भी दी जाए, हो सकता है अकाउंट्स के साथ साथ आपको टैक्सेशन की जिम्मेवारी भी दी जाए। कंपनी 1.5 लाख के 3 व्यक्ति रखे, एक आदमी कॉस्ट के लिए, एक आदमी टैक्स के लिए, एक आदमी अकाउंट्स के लिए, इससे अच्छा वो आप ही को बुलाएगी और बोलेगी जी आपने तो ये तीनों पढ़ रखे हैं, हम 1.5 3 आदमियों को 4.5 लाख दे, आप ही एक काम करो ना 3 लाख ले लेना, तीनों काम करो हमारे, कंपनी का 1.5 लाख का खर्चा भी बचा और कंपनी 3 लोगों से कोऑर्डिनेट करे, इससे बेटर ये है कि एक ही आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और आपकी भी ऐश है। तो मैं आपको यूटिलिटी दिखा रहा हूं। और अगर सर हमने नौकरी ना करनी हो, अगर हमने दफ्तर खोल के बैठना हो, तो क्लाइंट भी 3 जगह नहीं भागेगा। क्लाइंट कहेगा मैं आपके पास आ गया, मेरा टैक्स का मैटर भी आप ही देखोगे, जीएसटी, मेरी अकाउंटिंग भी आप ही देखोगे और कॉस्टिंग भी आप ही देखोगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए मैं पढ़ क्यों रहा हूं, यूटिलिटी समझो आप, प्रोफेशनल हो यार, पता होना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है या नहीं? और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अगर आप दफ्तर खोल के बैठ गए, क्लाइंट आता कहता जी 3 महीने हो गए बैंकों में धक्के खाते हुए, लोन नहीं पास होना। मैंने कहा जी क्यों नहीं हो रहा? कहते जी मुझे कह के भेज देते हैं, मान लो कोई फैक्ट्री ओनर है या शॉप ओनर है, मुझे कह के भेज देते हैं जी ये ना अकाउंट्स आपके ठीक नहीं बने हुए, उसे तो यही कहेंगे, उसे तो यही कहेंगे, नहीं नहीं, उसे तो यही कहेंगे, प्रोपराइटर को, पार्टनरशिप फर्म वाले को तो यही कहेंगे जी आपके खाते ठीक नहीं बने हुए। अब वो कहेगा जी 10 साल हो गए खाते बनाते बनाते, ठीक ही तो चल रहा है, बैंक वाले कह रहे हैं ठीक नहीं बने हुए। आप कहोगे जी ठीक है मैं ठीक करता हूँ, इसमें कुछ कमियां हैं, आप एएस फॉलो करवा दोगे, बैंक वाले से बात कर लोगे भाई क्या दिक्कत है, आप उनका लोन अगर पास करा, मान लो किसी का 10 करोड़ रुपए का लोन हो और आप एएस, अगर आपको अच्छी कमांड है आपकी, 1 घंटा लगेगा, आप सारी फाइनेंशियल दोबारा बना दोगे एज पर एएस। जैसे फॉर एग्जांपल उसने जॉन को 70 रुपए पे दिखाया होगा, आप कितने पे दिखा दोगे? 68 पे। कितनी देर लग जाएगी उसमें? और आप उसको इसके एवज में लोन पास करा दो, फाइनेंशियल उसको बना के मेल कर दो, बैंक से लेटर आ जाएगा ठीक है आपका सैंक्शन हो गया, आप 1 लाख रुपए उससे फीस मांग लो। कितनी देर लगी आपको? कितनी देर लगी आपको? देखो मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग अ प्रोफेशनल, कॉमन आदमी और गवर्नमेंट या बैंकिंग चैनल, उसके बीच में खड़े हो आप। एक नॉर्मल बिजनेसमैन और एक हमारा बैंक या गवर्नमेंट, इसके बीच का फ्लाईओवर आप हो। अगर इस व्यक्ति को इससे बात करनी है तो बीच में आपकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, वो किसी भी उस पर पड़ सकती है पॉइंट पे। और आपको फीस कितनी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी। और काम मैं आपको बता रहा हूं दोनों तरफ से आता है, खाली क्लाइंट आपको काम नहीं देता, आपके दूसरे जो कलीग्स होते हैं वो आपको काम दिलवाते हैं। क्यों? अगर मान लो क्लास में, अगर कलीग्स आपको काम दिलवाते हैं, कैसे? मान लो अभी, मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो अभी इस समय क्या कहां बैठा हुआ है, कॉलेज में, पेपर चल रहा है, उसकी एएस की क्लास रह गई, मान लो उसने अगली 4 क्लासेस मिस कर दी या अगली 10 क्लासेस मिस कर दी और उसने बैकअप लगाया नहीं, उसका कोर्स तो हो जाएगा, वो 80 नंबर का पेपर जाके कर लेगा बैठ के, ठीक है, आप कितने का करोगे? 100 का, उसके एएस हमेशा के लिए रह गए, वो पास भी हो गया, मान लो 80 में से ही उसके नंबर आ गए मान लो 50। बात समझ में आ रही है? वो पास हो गया, उसको एएस का कुछ नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसके पास ऐसा कोई बंदा आएगा जिसको एएस की जरूरत है, तो वो किसको फोन करेगा? तो काम कहां से आया? कलीग के पास ही आया ना काम। बात समझ में आ रही है? उसको तो एएस पता ही नहीं है और वो क्वालिफाई होने के बाद पढ़ना नहीं चाहेगा। किसी का दिमाग खराब है, क्वालिफाई होने के बाद पढ़ेगा वो कहेगा सारी जिंदगी तो पढ़ पढ़ के निकाल दी। बात समझ में आ रही है या नहीं बोलो? अब बताओ। हाँ जी। एएस 16, 1 मिनट के लिए दिखाता हूं मैं आपको। एक बार जिसके पास मॉड्यूल है पेज नंबर बताना है 16 का, एंड में होगा कहीं है 585। क्या बात कर रहे हो? बीमार थोड़ा सा मैं हो गया था, घबरा बच्चे गए हैं। 585 कहाँ है ये?
इधर देखो जी, ये एएस कौन सा शुरू हुआ, इधर देखना एक बार प्लीज, कौन सा एएस शुरू कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आराम से, अभी मैं एएस नहीं शुरू करा रहा, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूं। जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं ना, स्टेशन देख रहे होते हैं, अच्छा मथुरा आ गया, उतरना नहीं है, पर अलीगढ़ वाले भी बैठे हैं पीछे। हाँ जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, इधर देखना, एएस 16 बोरिंग कॉस्ट के ऊपर है। अब आप चेक करो, अच्छा अब इधर देखना, इसको मैं वहां से भी पढ़ा सकता हूं, कहां से, आईसीआई की, यहां से भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन इधर देखना जी, यानी कि यहां ओरिजिनल से भी इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉ पढ़ते हो आप, बेयर एक्ट समझते हो, ये बेयर एएस है, ये क्या है, बेयर एएस, ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, बेयर, इसमें टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होगी और इसमें बहुत सारी वो बातें भी लिखी होंगी जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बेयर एएस में से उतना पोर्शन इसमें कट कॉपी पेस्ट कर दिया जितना आपके लिए स्टूडेंट टाइम पे रेलिवेंट है। बात समझ में आई, तो अपने को पढ़ना कहां से होगा, बात समझ में आ रही है क्या नहीं। अब एक बात समझना, आप ये समझ लो जो यहां लिखा है ना वो बेयर में भी लिखा हुआ है, और बेयर में हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हो। बात समझ में आ रही है या नहीं। अब इधर देखना, सबसे पहले आप चेक करो, इन्होंने डेफिनेशन दे दी, किसकी डेफिनेशन दी, बोरोइंग कॉस्ट की। उसके बाद इन्होंने एक और डेफिनेशन दी, कहते बोरोइंग कॉस्ट में लोग सोचते हैं खाली इंटरेस्ट आता है, नहीं इंटरेस्ट नहीं आता, अदर कॉस्ट भी आती है, अदर में वो 4 होंगी। बात समझ में आई, अदर में वो 4 होंगी, बोरोइंग कॉस्ट में 5 चीजें आती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद उनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई, कहते क्वालिफाइंग एसेट की बात करते हैं, डेफिनेशन दे रहा है, चलो एएस ने हमें डेफिनेशन देना सिखाया। उसके बाद ये देखो, चेक करो, इंक्लूजन इन दी बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ, बोरोइंग कॉस्ट में कितनी चीजें आई, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड पढ़ो, ए बी सी डी ई, इन 5 का टोटल क्या कहलाएगा, मान लो ये 5 का टोटल आता है 12 लाख, अभी तो अपने को पता ही नहीं है 5 चीजें हैं क्या, लेकिन इन 5 का टोटल एग्रीगेट वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 12 लाख आया, तो ये मेजरमेंट हो गई नहीं हो गई। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप बेसिकली लॉ पढ़ रहे हो, पढ़ने क्या आए थे, अकाउंट्स। अकाउंट्स बेसिकली किस पे चलता है, लॉ पे चलता है। हाँ जी, पक्की बात है या नहीं, आगे आओ। अब बोरोइंग कॉस्ट का रिकॉग्निशन दिया हुआ है आगे, या आप रिकॉर्ड कब करोगे, फिर अलग अलग टर्म्स हैं, कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, ये होगा जर्नल बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग है। हाँ जी, जर्नल बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूं, सुनना, अभी एएस नहीं करा, थोड़ा सा बता के छोड़ता हूं, सुनना। मैं बैंक वाले के पास गया, मैंने कहा जी 10 लाख रुपए दे दो, बैंक वाले कहते यूज कहां करोगे, मैं कहा जी बिजनेस के लिए चाहिए, थोड़ा सा पैसा इन्वेंट्री में लगा दूंगा, थोड़ा सा फर्नीचर ले आऊंगा, थोड़ा सा ये कर लूंगा, थोड़ा सा वो कर लूंगा, मतलब मुझे अभी पैसे का यूज, ये क्या है, जर्नल बोरिंग। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी 1 करोड़ रुपए दे दो, कह रहे क्या करोगे, मैंने कहा बिल्डिंग बनानी है, ये कैसा, ये कैसी बोरिंग हो गई, बात समझ में आई या नहीं आई। तो दोनों ही तरह की बोरिंग्स होती हैं या नहीं होती है बाजार में, बोलो। आप समझ रहे हो, ये एएस ही पढ़ रहे हो आप, आपके मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है वो एएस का ही कंटेंट लिखा हुआ है। अगर अभी कहो 1 मिनट के अंदर अंदर मैं यही सारी चीजें कहां टैली करवा दूंगा, बेयर एएस में, वहां टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी होगी, लेकिन आपको ये आज क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही है, अपने को चाहिए 20/20, 19 भी आते हैं तो हम फेल है, भले ही पेपर में पास हो जाए, प्रैक्टिकल लाइफ। बात समझ में आ रही है यानी, नंबर कटने नहीं चाहिए। हाँ जी, आप देख पा रहे हो, डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, हाँ जी, डिस्क्लोजर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, बात समझ में आई या नहीं आई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, बोलो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझते हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट सुनेंगे। कौन सा एएस शुरू कर रहे हैं, एएस 16, वो है किस पे, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट तो छोड़ो, वो तो बात की बात है, क्वेश्चन क्या होगा वो भी बात की बात है, जिस मुद्दे पे ये एएस है उसका मतलब क्या है,
यानी कि बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है, क्या होती है बोरोइंग कॉस्ट? अगर एक लेमन आदमी से पूछे वो बोरोइंग कॉस्ट क्या आता है आपके दिमाग में? भाई पैसा बोरो किया होगा, उस पे क्या कॉस्ट दे रहे हो, ब्याज ही आता है दिमाग में। लेकिन एएस क्या कहता है भाई, ब्याज। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर एएस ने डिफाइन ना दी होती, एएस ने डेफिनेशन ना दी होती, मीनिंग ना बताया होता, तो आप हो सकता है बोरिंग कॉस्ट में 2 चीजें ले रहे होते, मैं हो सकता है 4 ले रहा होता। क्रिएटिव अकाउंटिंग होती है नहीं होती? तो एएस बनाने से क्रिएटिव अकाउंटिंग हुई या यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हुई? आपको बात समझ में आई या नहीं आई? और अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। बात समझ में आई? अगर किसी पर्टिकुलर चीज को डेबिट करना है तो वो डेबिट ही करना है। आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचपन से पढ़ा होगा आपने, सैलरी को कभी क्रेडिट किया है? सबने डेबिट ही किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल वाला चैप्टर था, सैलरियां डेबिट होती हैं। जर्नल में आपने सैलरी कभी क्रेडिट किया आपने? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग है ना। वो आपने जो पढ़े थे बचपन में रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो मेरे पे लग रहे हैं, आप पे लग रहे हैं, सब पे लग रहे हैं, करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अब सुनना, कहते बोरोइंग कॉस्ट में जब आप पैसा बोरो करते हो तो बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट तो आता ही आता है, इंटरेस्ट तो आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा भी, और सुनो, कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब ध्यान से समझना, जो ब्याज की भी वो बात कर रहे हैं, सुनना, जो ब्याज की भी बात कर रहे हैं, क्या इसमें जो लोन मैं लूंगा किसी से वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, या कोई भी हो? कोई भी हो। बात समझ में आ रही है? लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हो सकती है, और यानी कि ब्याज शॉर्ट टर्म पे भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म पे भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग्स, आपने एक वर्ड सुना है, डिबेंचर? कहां सुना है? वही चैप्टर जो आपको बचपन में आता नहीं था, आप टीचर से पूछते थे ये 2 एंट्री करेंगे तो कितने नंबर, और टीचर ने तो इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया, मैं क्या बताऊं, कि बेटे जहां शेयर कैपिटल में शेयर लिख रहे हो वहां क्या लिख देना, डिबेंचर, और जहां शेयर कैपिटल लिख रहे हो वहां लिख देना परसेंटेज डिबेंचर। और हम भी खुश हो गए कि दीदी सही कह रही है। और ये जादू है कि याद एक बार करो, यूज हर बार करो। था यही? समझे की बात है, मुझे कैसे पता? क्या कह रहे हो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी तो उसी फ्लो में। ये तो जन्मों, मतलब वहां तब से चल रहा है, तो राम जी अयोध्या लौटे थे, आप समझ रहे हो, ओरिजिनली अभी भी आए हैं, तब से ऐसे चल रहा है। लेकिन ऐसे पढ़ाई होगी, आप समझ पा रहे हो? ये तो करोड़ों वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब डिबेंचर सुनना, डिबेंचर क्या होता है जल्दी बताओ। तो बच्चों की बड़ी सही करते हैं, कहते डिबेंचर वो। अच्छा अब तो क्योंकि आप प्रोफेशनल हो तो आपके साथ तो बड़ी दिक्कत है, आपसे पूछो डिबेंचर क्या होता है, बच्चा कहता है जो शेयर नहीं होता। मैंने कहा शेयर क्या होता है, जो डिबेंचर नहीं होता। मैंने कहा वेरी गुड, है ना सुमित? हाँ डिबेंचर क्या होता है भाई बताओ, हिंदी में बताओ। किससे? कौन है ऐसा इंडिविजुअल जो पैसे दे देगा कंपनी को? मैं तो कतई ना दूं। आराम से सुनना, जब कंपनी ब्याज पे पैसा उठाती है, अगर बैंक से लेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैंक लोन। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को बोले कि आप हमें ब्याज पे पैसा दो, तो वो क्या कहलाता है, डिबेंचर। लेकिन अगर जनरल पब्लिक को ब्याज ना देके हम जनरल पब्लिक को ऑनर बनाते हैं, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर। अब मेरी बात को समझना, अगर मैंने डिबेंचर इशू किए तो मेरे को ब्याज तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो मेरी बोरिंग कॉस्ट है ही है। लेकिन आराम से सुनना, मैंने अगर 100 रुपए वाला डिबेंचर, इधर देखना, अगर मैंने 100 रुपए वाला डिबेंचर 90 रुपए में इशू कर रखा है, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते डिबेंचर। अब मुझे बताओ ये 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट। हाँ जी। दूसरी बात, अगर मान लो 100 वाला डिबेंचर मैंने 100 में इशू किया, लेकिन कल को मैं
रिडीम जब करूंगा, रिडीम का मतलब जब पैसे वापस करूंगा तो 120 दूंगा, तो यानी कि मैं 20 रुपए क्या दे रहा हूं, प्रीमियम। और मान लो डिवेंचर की लाइफ कितनी है, 5 साल। बोलो क्लियर है या नहीं? यानी कि ये क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू, ये क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब मुझे बताओ ये 1 साल का खर्चा बनना चाहिए या 5 साल का बनना चाहिए? 5 साल का। जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि लाइफ कितनी थी, तो ये 2 रुपए आ गया, और ये कितना आ गया, 4 रुपए। बेटा जी ये 2 रुपए क्या है, डिस्काउंट है या डिस्काउंट का पार्ट है? डिस्काउंट का पार्ट है। ये 4 रुपए प्रीमियम है या प्रीमियम का पार्ट है? इसी पार्ट को तो क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो ये 2 रुपए या ये 4 रुपए किसका पार्ट बनेगा, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो खाली जो आप डिवेंचर पे ब्याज दे रहे हो, वो ब्याज खाली बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ डिस्काउंट का झटका लगा है 10 रुपए, और अगर आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है उस डिवेंचर पे कितना, 20 रुपए, तो ये 10 रुपए 20 रुपए भी किसका पार्ट बनेगा, बोरोइंग कॉस्ट का। लेकिन ये टोटल में नहीं बनेगा, ये अमोर्टाइज पार्ट बनेगा, यानी कि जितना आप उस फाइनेंशियल ईयर में दिखाओगे। बात समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन आप टुकड़ों में दिखाते हो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, नहीं आ रही बात समझ में? आपने 10,000 की मशीन खरीदी, 10 साल की लाइफ है, तो 1,000 करके पीएनएल में जाता है ना, वो नॉर्मली 1,000 करके जाता है ना, तो वो 1,000 डेप्रिशिएशन, 10,000 को डेप्रिशिएशन बोलते हैं 1,000 को, लेकिन इन टोटल तो 10,000 ही डेप्रिशिएशन है। तो ऐसा ना, तो अमोटाइज पार्ट जो पीएनएल में जाएगा वो कितना जाएगा, तो अमोटाइज पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट, इसको बोलते हैं अमोटाइज पार्ट। बात समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? अब सोचो अगर ये क्लियरिटी ना होती है, आप हो सकता है खाली ब्याज को ही बोलते कि ये बोरिंग कॉस्ट है, मैं हो सकता है ब्याज प्लस इसको ले लेता। पढ़ना एक बार सेकंड पॉइंट, ये वाला पढ़ना, अमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट बोरिंग कॉस्ट है या अमोटाइज पार्ट? ध्यान से समझना, कंपनी को कितना झटका लगा, 10 रुपए का, क्योंकि कितने वाला डिवेंचर कितने में दिया, 100 वाला। कंपनी को झटका तो कितने का लगा, लेकिन कंपनी ने ये 10 रुपए का झटका है, ये अगले 5 साल तक धीरे धीरे पीएनएल में जाएगा ना, एक साथ तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि लाइफ डिवेंचर की कितनी है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। तो जितना पीएनएल में जाएगा 2 रुपए, वो अमोटाइज पार्ट कहलाएगा, और वो बोरोइंग कॉस्ट का क्या है, ये 2 रुपए भी जुड़ेंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? और अगर कल को कोई प्रीमियम है तो वो 4 रुपए भी जुड़ेंगे। अभी एग्जाम्पल लूंगा बड़े सारे, टेंशन मत लेना, अभी तो ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। क्लियर हुई बात या नहीं? क्या बोरोइंग कॉस्ट में यही चीज आएगी या और भी चीजें आ सकती हैं? हाँ जी, सी पार्ट पढ़ना, अमोटाइजेशन वर्ड को हटा के पढ़ो, एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द अरेंजमेंट ऑफ, बोलो। हाँ, जब आप डिवेंचर इशू करोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, वो सारे खर्चे किसका पार्ट बनेंगे? बात समझ में आई क्या नहीं आई? आपने हो सकता है अंडरराइटिंग करा रखी हो, किसी ने, एजेंट ने आपकी मदद करी आपके डिवेंचर बिकवाने में, उसकी कमीशन, तो वो सारा भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्लियर हुई बात या नहीं? अभी मैंने कोई मीनिंग नहीं समझाया, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ये समझा रहा हूं कि ये बोरोइंग, पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। करेंगे करेंगे। इन्वेस्टर कौन, ये भी तो डिपेंड करता है ना, इन्वेस्टर कौन, बोलो। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, पैसे तो मैं इक्विटी से भी लेता हूं, और इक्विटी को बदले में खाने के लिए क्या देता हूं, डिविडेंड। पैसे तो मैं प्रेफरेंस से भी लेता हूं, प्रेफरेंस को खाने के लिए क्या देता हूं, फिक्स डिविडेंड। क्या डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा? सोच लो आप, सोचो, कि पैसे तो हमने सबसे लिए हैं या नहीं लिए? क्यों? बात वो नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर इक्विटी से पैसे लिए होंगे, प्रेफरेंस से पैसे लिए होंगे, तो बदले में उनको भी तो कुछ खाने को देते हो, डिविडेंड। जैसे आप ब्याज दे रहे हो वैसे डिविडेंड भी दे रहे हो, तो डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? ये मत कहना डेफिनेशन में नहीं लिखा। क्या कह रहे हो? ये मत कहना, बताओ जी।
अगर मैं वर्ड बोलता हूं बोरोइंग, तो बोरोइंग का मतलब क्या होता है? कहीं से पैसा ब्याज पे लेना। इक्विटी से आप ब्याज पे लेते हो क्या? प्रेफरेंस से? फिर वो इस दायरे से बाहर है। वो जो आप चार्ज की बात बोल रहे थे ना, वो तो ट्रीटमेंट है। मैं तो ये कह रहा हूं डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा। बात समझ नहीं? भाई कंपनी पेमेंट तो करती है ना डिविडेंड की, तो ये चीज है। तो आज के लिए हमने जितना समझा उसको आप रिवाइज करके आओगे, ठीक है? और अगली क्लास में हम एक तो बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे, और प्लस फिर हम ये वाला पोर्शन करेंगे इसका, और नोट्स भी बनाएंगे कि कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन ये चीजें क्या होती हैं। फिर मैं आऊंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? ये रिवाइज करके आना आप जरूर, ठीक है? थैंक यू जी वेरी मच, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।